हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में कला के सामान्य परिचय को देख रहे थे। उसमें कला के सामान्य परिचय के साथ साथ इन ग्रंथों में कलाओं का उल्लेख हुआ है और इसके अलावा किस ग्रंथ में कितने प्रकार की कलाओं का उल्लेख हुआ है इत्यादि के लोग चर्चा किए थे। और कला के सामान्य परिचय के अंतर्गत ही आज हम लोग लिखेंगे कला का वर्गीकरण। कला के वर्गीकरण से भी प्रश्न आया हुआ है। कला को कितने रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यहाँ जहाँ तक कला की बात है, एक सौंदर्य शास्त्री हैं क्रोचे, और क्रोचे महोदय ने कहा कि कला अविभाज्य है। कला को बांटा नहीं जा सकता है, जबकि अन्य विद्वानों ने कहा कि इसे हम दो रूपों में बांट सकते हैं। एक तो आपका है उपयोगी कला, और दूसरा है ललित कला। उपयोगी कला के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो बढ़ईगिरी, सुनारगिरी, लोहारगिरी, ये सारी उपयोगी कला के अंतर्गत आते हैं। और ललित कला, इनकी संख्या 5 है। और हीगल महोदय ने हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट में ललित कलाओं की संख्या इन्होंने 5 बताई है। और ये 5 ललित कलाओं में काव्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, वास्तुकला, काव्य कला, इन्होंने 5 कलाओं का उल्लेख किया है, ललित कलाओं का। और इन 5 कलाओं में इन्होंने सबसे श्रेष्ठ काव्य कला को रखा है और सबसे निम्न वास्तुकला को रखे हैं। इनका मानना है कि काव्य कला में चेतन की अधिकता होती है और जड़ की न्यूनता होती है, इसलिए काव्य कला सबसे श्रेष्ठ है। जबकि वास्तुकला में चेतन की न्यूनता होती है और जड़ की अधिकता होती है, इसलिए ललित कलाओं में उसे सबसे नीचे स्थान दिया गया है। तो आइए देखते हैं ललित कला, इसे सौंदर्य प्रधान कला भी कहा गया है, और इसकी संख्या 5 बताई गई है। चित्रकला, मूर्तिकला, काव्य कला, संगीत कला, और स्थापत्य कला। तो ये 5 ललित कलाएं होती हैं। और इसमें अगर हम लोग देखें चित्रकला में, मूर्तिकला में और स्थापत्य कला में यहाँ रूप की प्रधानता है। काव्य कला में अर्थ की प्रधानता है। कई बार पूछा भी गया है परीक्षाओं में कि काव्य कला में किसकी प्रधानता है। और संगीत कला में ध्वनि की प्रधानता है।
तो अगर हम लोग चित्रकला में प्रधानता देखें तो चित्रकला में रूप की प्रधानता, मूर्तिकला में भी रूप की प्रधानता, काव्य कला में अर्थ की प्रधानता, संगीत कला में ध्वनि की प्रधानता और स्थापत्य कला में भी रूप की प्रधानता है। और चित्रकला में जो इसका आधार है, अगर हम लोग चित्रकला में देखें तो इसका आधार ब्रश, रंग है। मूर्तिकला में अगर आधार देखें तो पत्थर, मिट्टी है। काव्य कला में देखें शब्द, अर्थ है। संगीत कला में देखें तो नाद, ताल आदि है। और स्थापत्य कला में भी देखेंगे तो पत्थर, ईंट, मिट्टी, ये इसके आधार हैं। तो अभी तक काव्य कला में किसकी प्रधानता है, केवल यहीं से प्रश्न पूछा गया है। और काव्य कला में किसकी प्रधानता है, संगीत कला में, मूर्ति कला में, चित्रकला में, सबकी प्रधानता देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। अगर आधार ना भी याद हो तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किस कला में किसकी प्रधानता है ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछा गया प्रश्न। और आप लोगों को बताए थे कि हीगल महोदय ने सर्वश्रेष्ठ कला में काव्य कला को रखे हैं और सबसे निम्न कला में इन्होंने वास्तुकला को रखा है या स्थापत्य कला को रखा है। और जितने भी पाश्चात्य विद्वान हैं उन्होंने काव्य कला को श्रेष्ठ माना है। और भारतीय विद्वान, पाश्चात्य विद्वान, इन्होंने काव्य कला को श्रेष्ठ माना है, चाहे जितने भी विद्वान, चाहे जो भी विद्वान हो। और भारतीय विद्वान ये सब चित्रकला को श्रेष्ठ माने हैं। और भारतीय विद्वानों में अभी हम लोग आगे देखेंगे। और अब देखते हैं थोड़ा सा कला के वर्गीकरण के पश्चात कला के सामान्य भेद। इसमें थोड़ा सा इंक डाल दें। आइए हम लोग कला के सामान्य भेद देखते हैं। और सामान्य रूप से कला के कई भेद किए गए हैं, कई भेद हैं कला के, जिसमें एक मूर्ति के आधार पर, इंद्रियों के आधार पर, मूर्तता के आधार पर, विकास के आधार पर, इन तमाम आधार पर कला के भेद किए गए हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं। और इसमें सबसे पहले देखते हैं कि रूप के आधार पर कला के भेद। रूप के आधार पर दो भेद किए गए हैं। एक तो किया गया है रूपात्मक कला, या इसी को स्थान पर आधारित कला कहा गया है, या इसी को अचल कला कहा गया है। और इसके अंतर्गत चित्रकला, मूर्तिकला,
और वास्तुकला को रखा जाता है। और दूसरा है गद्यात्मक कला या गद्य पर आधारित कला, और इस कला के अंतर्गत संगीत कला और काव्य कला को रखा गया है। हम लोग तो देखते हैं रूपात्मक कला, या इसी को गद्य पर आधारित कला कहा गया है। या इसी को अचल कला भी कहा गया है। और इन कलाओं के अंतर्गत आपकी चित्रकला, मूर्ति कला और वास्तुकला, ये तीनों कलाएं आती हैं। और दूसरा है अचल कला, सारी ये अचल कला है। दूसरा है चल कला। चल कला या इसी को गद्यात्मक कला कहा गया है या गद्य पर आधारित कला कहा गया है। और इस कला के अंतर्गत है आपकी काव्य कला, और संगीत कला, ये दोनों कलाएं आती हैं। तो आप लोग रूप के आधार पर देखे हैं दो कला है, एक है रूपात्मक कला, गद्य पर आधारित कला या अचल कला, इसके अंतर्गत चित्रकला, मूर्ति कला और वास्तुकला को रखते हैं। और दूसरा है चल कला, गद्यात्मक कला या गद्य पर आधारित कला। सारी गद्य पर आधारित कला ये नहीं है। गद्यात्मक कला या गद्य पर आधारित कला ये सारी ये मेरा थोड़ा सा देखिएगा, ये स्थान पर आधारित कला है। फिर से बड़ा गलत हो गया। और ये गति पर आधारित कला है। कट के दो। हाँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ मिस हो गया था चीज़ें। यहाँ रूपात्मक कला को ही स्थान पर आधारित कला कहा गया है। एक ही स्थान पर जो कलाकारी हो, उसमें मूवमेंट ना हो, या इसी को अचल कला कहा गया है। और इसके अंतर्गत चित्रकला, मूर्ति कला और वास्तुकला को रखा गया। और दूसरा है चल कला, या इसको गद्यात्मक कला या गद्य पर आधारित कला कहा गया है। और इस कला के अंतर्गत काव्य कला और संगीत कला को रखा गया है। और रूप के आधार पर कला के भेद के बाद में हम लोग देखेंगे इंद्रियों के आधार पर कला के भेद। इंद्रियां 5 होती हैं, लोग देखे हैं, और हमारी इंद्रियां भी कला का आनंद लेती हैं। थोड़ा सा देखते हैं इंद्रियों के आधार पर कला के भेद। इंद्रियों के आधार पर कला के 3 भेद बताए गए हैं। एक आँख को आनंद देने वाली कला,
दूसरा कान को आनंद देने वाली कला, और तीसरा है आँख प्लस कान को आनंद देने वाली कला। तो आँख को आनंद देने वाली कला में आपका चित्रकला है, मूर्ति कला, और वास्तुकला या स्थापत्य कला। कान को आनंद देने वाली कलाओं में हमारी काव्य कला है या संगीत कला है, और आँख और कान दोनों को आनंद देने वाली कलाओं में नाटक है, नृत्य है, संगीत है। तो ये इंद्रियों के आधार पर कला के 3 भेद किए गए हैं। एक से आँख को जिससे आनंद मिलता है, कान से आनंद मिलता है, कुछ कलाओं का आँख और कान दोनों से आनंद मिलता है। और एक भेद किया गया है मूर्तता के आधार पर। मूर्तता के आधार पर 2 भेद किए गए हैं, एक मूर्त रूप और दूसरा अमूर्त रूप। मूर्तता के आधार पर हम लोग देख रहे हैं दो भेद किए गए हैं। एक मूर्त कला है, मूर्त कला समझ रहे हैं ना, जिसका एक स्पष्ट रूप हो वह मूर्त कला के अंतर्गत आता है। और अमूर्त कला वह है जिसका कोई स्पष्ट रूप ना हो। आइए देखते हैं मूर्त कला। और मूर्त कला जिसका एक मूर्त रूप हो, जैसे चित्रकला है या मूर्ति कला है, इसका एक स्पष्ट रूप होता है और यह मूर्त कला के अंतर्गत आता है। लेकिन अमूर्त कला यानी जिसका कोई रूप ना हो, और जैसे संगीत कला, काव्य कला, ये सब अमूर्त कला के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे मनोविज्ञान के आधार पर। मनोविज्ञान के आधार पर कुल 4 कलाएं बताई गई हैं। यानी मनोविज्ञान के आधार पर कला के 4 भेद किए गए हैं। एक है अलंकरणात्मक कला। अलंकरणात्मक कला के अंतर्गत है श्रृंगार कला को रखते हैं। अनुकरणात्मक कला, अनुकरणात्मक कला के अंतर्गत चित्रकला और मूर्त कला को रखते हैं। और जबकि आत्म अभिव्यंजक कला, इसके अंतर्गत मनुष्य अपने भावों को नृत्य आदि के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। और इसके पश्चात हम लोग विकास के आधार पर कला के भेद देखेंगे। लेकिन अभी मनोविज्ञान के आधार पर कला के भेद देख लेते हैं। और मनोविज्ञान के आधार पर कला के कुल
3 भेद किए गए हैं। अलंकरणात्मक कला, जैसे अलंकरणात्मक कला में श्रृंगार कला। अलंकरणात्मक कला के पश्चात एक होता है अनुकरणात्मक कला, और अनुकरणात्मक कला के अंतर्गत चित्रकला, मूर्त कला को रखते हैं। और एक तीसरा है आत्म अभिव्यंजक कला। इसमें मनुष्य अपने भावों को व्यक्त करता है, और ये कविता, नृत्य आदि किसी भी माध्यम में हो सकता है। और मनोविज्ञान के आधार पर कला के भेद के बाद हम लोग विकास के आधार पर कला के भेद देखेंगे। यानी जैसे जैसे मानव जीवन में विकास होता गया, कला का स्वरूप बदलता रहा। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे विकास के आधार पर कला में प्रतीकवादी कला। इस कला के भी 3 भेद किए गए हैं। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रतीकवादी कला। प्रतीकवादी कला में प्रतीकों के माध्यम से कला को व्यक्त किया जाता है। और जैसे हम लोग बौद्ध धर्म जब पढ़ रहे थे तो वहाँ देखे थे कि महात्मा बुद्ध के जन्म के प्रतीक को कमल का फूल मान लिया गया है, या उनके गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, उनके महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप है, या हिंदू धर्म में जो है देखते हैं स्वास्तिक का चिन्ह जो है, यह प्रतीक है सुख समृद्धि और वैभव का। तो इस कला को प्रतीक कला कहते हैं। प्रतीक कला का भी बड़ा महत्व है। जैसे यातायात के साधनों में हम लोग प्रतीक कला को ही देखते हैं। जैसे कहीं अगर इस तरह से बनाया गया है तो इसका मतलब कि आगे रास्ता बंद है, या इस तरह से अगर बना दिया जाता है तो आगे एकदम से तीव्र मोड़ है। तो हर जगह हम प्रयोग होता है इन प्रतीक कलाओं का, मानव जीवन में प्रयोग होता है। तो ये प्रतीकवादी कला का विकास के आधार पर जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे कला का स्वरूप बदलता गया। यानी प्रतीकवादी कला के अलावा एक है अभिजात्य कला। अभिजात्यवादी कला या शास्त्रीय कला, इस कला में भावों की अभिव्यक्ति ठीक ढंग से की जाती है। यहाँ किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, यानी वो अभिजात्यवादी कला कहलाती है। जैसे को शास्त्रीय कला कहते हैं। हम लोग देखते हैं कलाओं में शास्त्रीय नृत्य विशिष्ट व्यक्ति करता है जो उसमें पारंगत होता है, जबकि लोक नृत्य हर व्यक्ति कर लेता है। यही लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में अंतर होता है प्रमुख। और अभिजात्यवादी कला के आधार पर, विकास के आधार पर एक है स्वच्छंदतावादी या भावात्मक कला। और इस कला में मानव अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। और यहाँ चित्रकार को भावों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। यहाँ किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता, क्योंकि समय के साथ जो है
व्यक्ति स्वच्छंदवादी हो गया है और उसने कलाओं में भावात्मकता है। जैसे अभी हम लोग मकबूल फ़िदा हुसैन को पढ़ेंगे तो उनके कई चित्र ऐसे हैं जो स्वच्छंदतावादी हैं, तरह भावात्मक कह सकते हैं। जैसे पृथ्वी पर लुढ़कता हुआ सूरज, स्त्री के जांघ पर बैठा गिद्ध, ऐसे कुछ चित्र हैं जो भावात्मक चित्र हैं और समय के साथ जो है चित्रकारी में परिवर्तन करता गया। और इसके पश्चात हम लोग देखेंगे कलाओं की श्रेष्ठता के क्रम, यानी कौन सी कला श्रेष्ठ है, कौन सी कला निम्न है। हम लोग पीछे देखे भी थे, चाहे हीगल महोदय हों, चाहे बर्शफोर्ड महोदय हों, सभी ने चित्रकला काव्य कला को सबसे श्रेष्ठ माना है। और भारतीय विद्वानों ने चित्रकला को सबसे श्रेष्ठ माना है। विष्णुधर्मोत्तर पुराण में एक श्लोक है, कला नाम प्रवर चित्रम धर्म अर्थ काम मोक्षदम, अर्थात कलाओं में चित्रकला सबसे प्रमुख है। तो दोस्तों चाहे बर्शफोर्ड हो, चाहे हीगल हो, इनके अनुसार काव्य कला सबसे श्रेष्ठ है। और भारतीय विद्वान चित्रकला, इसी में भारतीय एक विष्णुधर्मोत्तर पुराण है, इसमें भी चित्रकला को श्रेष्ठ कहा गया है। कलानाम प्रवर चित्रम धर्म अर्थ काम मोक्षदम करके इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों यहाँ कलाओं में थोड़ा सा 2-3 चीज़ें हम लोग देखेंगे। एक तो आपकी मूर्ति कला है, चित्रकला है और रिलीफ आर्ट है। दोस्तों मूर्ति कला क्या है? मूर्ति कला जो है जिसके चारों ओर तराश करके मूर्ति बना दी जाती है, चाहे वो मिट्टी की मूर्ति हो, पत्थर की मूर्ति हो, धातु की मूर्ति हो, और इसका अवलोकन हम चारों तरफ से करते हैं। इसे त्रिविमीय कहा गया है, 3 डायमेंशनल होती है मूर्ति कला। जबकि हमारी जो भास्कर कला है, भास्कर कला या इसी को रिलीफ आर्ट भी कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ इसमें भी पत्थर या चट्टान के एक फलक को काट करके उकेरा जाता है, उसको एक रूप दिया जाता है और इसी को अर्धचित्र कहा गया है। इसको सिर्फ सामने से ही इसका अवलोकन कर सकते हैं, लेकिन यह भी त्रिविमीय होता है। और ये भास्कर कला 2 भास्कर होते हैं, एक उच्च भास्कर और दूसरा निम्न भास्कर। इसी को हाई रिलीफ और लो रिलीफ भी बोलते हैं। तो यहाँ जो हाई रिलीफ होता है यह गहराई से उकेर कर आकृतियाँ बनाई जाती है, जिससे ये जीवंत प्रतीत होती हैं। जबकि लो रिलीफ में आकृतियों में चपटापन होता है, हालांकि यह भी 3D होती हैं और यह उतना आकर्षक नहीं होती हैं। और इसके अलावा हम लोग अगर चित्रकला की बात करें, चित्रकला दोस्तों चित्रकला के 2 आयाम होते हैं, लंबाई और चौड़ाई, और इसका अवलोकन सिर्फ सामने से किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग इस वीडियो में
कला का वर्गीकरण देखें, सामान्य भेद देखें। और अगले वीडियो में हम लोग कला की विशेषता और कला की परिभाषा देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।